हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड एज आई ऑलवेज से बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। और आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब जो लोग इन डेवलपमेंट्स को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, जब मैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप की बात करता हूं, जब से पहलगाम अटैक हुआ है, उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बाकी जो नए लोग हैं उनको भी मैं बताता हुआ नजर आऊंगा कि किस तरीके से ये सिचुएशन स्टार्ट हुई और अब कैसे अनफोल्ड हो रही है। साथ साथ में ये इंटरेस्टिंग लेक्चर इसलिए है क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान पैनिक करता हुआ नजर आ रहा है, कंफ्यूज्ड है, जैसा मैंने कल कवर किया था, बट वहीं पे जिस तरीके से पाकिस्तान की हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम एक तरफ से तो ऐसे दिखाते हैं कि वी आर टेकिंग एक्शंस, बट अदर साइड ऐसा देखा जाता है कि वो कुछ ना कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी या खुफिया प्लानिंग कर रहे हैं जिससे कि वो इंडिया के ऊपर अटैक कर सके या इंडिया को हार्म कर सके, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। वहीं हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से चाइनीज ट्रुप्स, स्पेशली चाइनीज के जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनकी प्रेजेंस हमें पाकिस्तान की धरती पर देखने को मिलती है। अब इससे एक चीज साफ साफ दर्शाती है कि डेस्परेट मैन टेक डेस्परेट एक्शंस इन डेस्परेट टाइम्स। अब यहां पे डेस्परेट मैन जो है वो मैं पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन को दर्शाता हुआ नजर आ रहा हूं, उनकी तरफ मेरा सिग्नल है। अब आपको पता है कि जो पावर स्ट्रक्चर है वो कंट्रोल किया जाता है मिलिट्री के द्वारा, ना कि पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। डेस्परेट टाइम क्यों है? क्योंकि जिस तरीके से अभी पाकिस्तान इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड है और क्राइसिस देख रहा है, वहां पे कहीं ना कहीं वो ये कोशिश करते हुए नजर आते हैं कि कैसे जो हमारे देश के अंदर लोग डिवाइडेड हैं इन सारे इश्यूज को लेके, उनको यूनाइट किया जा सके। इसलिए कहा जा रहा है कि कहीं पाकिस्तान का जो इन्वॉल्वमेंट है वो एकदम सही है जिस तरीके से ये बात हो रही है। अब डेस्परेट मैन की बात हो गई, डेस्परेट टाइम की बात हो गई और डेस्परेट एक्शन है पहलगाम अटैक। बट वहीं पर रिपोर्ट्स ये निकल के आ रही है कि पाकिस्तान कोशिश में लगा हुआ है और आने वाले टाइम पे आप देख सकते हो, वैसे इंडिया नहीं करेगा, बट हाँ, बैक चैनल्स के थ्रू या बैक डोर के थ्रू वो दिल्ली के साथ वार्तालाप करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, डेलिब्रेशंस करना चाहते हैं, जिससे कि इस चीज पे आया जा सके। क्योंकि अब उनका लगभग एक काम पूरा हो चुका है कि उन्होंने पूरे देश को यूनाइट कर दिया है एक रेटोरिक, एक बयानबाजी करके कि वी आर आवर सेवियर्स, ये दर्शाते हुए कि इंडिया, जो पाकिस्तानी आर्मी है, वो आपको बचाएगी। किससे? इंडिया से। बस यही उनको करना था और वो ये कर चुके हैं। और उन्हें पता था कि इंडिया भी कोई ऐसी प्लानिंग करेगा जिससे कि हमारे ऊपर रिटेलिएशन आएगा और वहीं पे हमें एक मौका मिलेगा जहां पे हम और ज्यादा मजबूती ला सकें इन आवाम के अंदर। इसीलिए ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। कैसे मैं डॉट्स कनेक्ट करता हुआ नजर आऊंगा और कैसे पाकिस्तान की जो स्टेट है वो बद से बदतर होती जा रही है। जैसा आप इस आर्टिकल में देख सकते हो कि बैकडोर चैनल या बैक चैनल टॉक्स आप दिल्ली से देख सकते हो अपनी आर्मी को बचाने के लिए। अब शुरुआत होती है पहलगाम अटैक से, जो कि 22 अप्रैल 2025 को करवाया जाता है बैसरन वैली, जो कि पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर में है। अब यहां पे आप देखोगे ये पहलगाम है और थोड़ा सा मैं आगे आपको बताने जाऊं तो ये बैसरन है जहां पे अटैक हुआ, जहां पे 40 टूरिस्ट जो थे वो घूमने गए थे और इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, जहां पे कहते हैं कि टेररिस्ट they had targeted tourist। ये सिचुएशन थी जहां से हम निकल के आती है। अब हुआ इस सिचुएशन में ऐसा है कि 26 सिविलियंस की जान जाती है। मोस्टली जो होते हैं प्रिडोमिनेटली वो हिंदूज होते हैं। अब परपेट्रेटर्स, दोषी कौन है? लश्कर ए तैयबा के मिलिटेंट्स, जिसमें कि आपको पाकिस्तानी, एक्स पाकिस्तानी यानी फॉर्मर पाक कमांडो भी देखने को मिलेंगे जो एसोसिएटेड थे लश्कर ए तैयबा से। यहां पे जो वेपन्स हुए हैं वो हुए हैं M4 कार्बाइन्स और AK-47, जो कि मोस्टली मिलिट्री में पाए जाते हैं, किसी नॉर्मल इंडिविजुअल के पास में या टेररिस्ट के पास में नहीं होते हैं। तो यहां से एक चीज ये निकल के आती है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट तो जरूर है, सपोर्ट किया जा रहा है, और जब आपका फॉर्मर पाक कमांडो उसके अंदर इन्वॉल्व हो तो आपके लिंक तो है। अब जैसे यहां पे बोला गया कि कैसे ये पूरा का पूरा अटैक स्टेट स्पॉन्सर्ड था, यानी कि पाकिस्तान के द्वारा करवाया गया था, उसके कुछ कुछ प्रूफ्स हैं जो मैं लिंक करता हुआ नजर आऊंगा हर एक चीज के साथ में, एंड यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज समटाइम्स आपको डॉट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे जिससे आप समझ पाएं कि ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। क्योंकि जो इंटरनल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान की, उसकी वजह से हमें ये चीज देखी गई है। तभी हम बोल रहे हैं डेस्परेट मैन एक्ट डेस्परेटली इन डेस्परेट टाइम्स। अब इसमें जो मूसा है जो कि बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट परपेट्रेटर्स, दोषी या टेररिस्ट था, वो स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी पैरा कमांडो था, जिसको एसोसिएट किया गया लश्कर ए तैयबा से। अब पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट ऐसे है क्योंकि पाकिस्तान पहले भी अपनी जो ISI स्पाई एजेंसी है और जो वहां की एलीट फोर्सेज है उनके साथ में मिलकर ऐसे काम करता है। और यह चीज तब प्रूफ हो जाती है जब उन्हीं का SSG यानी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप का एक कमांडो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है।
और वहीं पे जहां पे उनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं कि पाकिस्तान हमेशा से सेफ हेवंस और पैसा प्रोवाइड करते हुए आया है ऐसे ग्रुप्स को, तो यह चीज उनका इन्वॉल्वमेंट प्रूव करती है। दूसरा, कैसे मुस्लिम का डिफेंडर बना जाए, और साथ साथ में इस अटैक में मुस्लिम्स को टारगेट नहीं किया गया, प्रीडोमिनेटली हिंदूज को टारगेट किया गया, जिससे कि यह चीज दर्शाई गई। और यह टाइम कब आया? यह टाइम आया जस्ट 6 डेज आफ्टर, मतलब 6 दिन बाद, जब वहां के जनरल मुनीर एक हेट स्पीच देते हैं, टू नेशन थ्योरी की बात करते हुए नजर आते हैं और बोलते हैं कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज एंड मुस्लिम्स। और ये उस टाइम पे आर्टिकल्स भी निकल के आए थे कि ये जो स्पीच दी गई है, ये जो हेट स्पीच दी गई है, ये इंडिया में कम्युनल डिवाइड लाने की कोशिश है और कहीं ना कहीं मुस्लिम जो लोग हैं या जो टेररिस्ट हैं उनको एनकरेज करने की कोशिश है, जिससे कि वो लोग ये अटैक प्लान कर सकें। साफ साफ सी बात जो निकल के आती है। अब इस डेस्परेट सिचुएशन क्यों है? क्यों लोगों को यूनाइटेड करने की कोशिश की गई? पहली चीज है इकोनॉमिक क्राइसिस। अभी पाकिस्तान की जीडीपी, जब मैं जीडीपी की बात करता हूं तो मैं बात करता हूं कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने कितने गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी टोटल मॉनेटरी वैल्यू थी, अगर पैसे के टर्म्स में बात करूं तो दैट इज लेस देन 2%। इन्फ्लेशन वहां पे 20 से 30% भाग चुका है। अब क्या करेंगी वहां की जनता? इस पे सवाल उठाएगी, राइट। दूसरा, आईएमएफ जैसे कि 2024 में $7 बिलियन का लोन दे चुकी है, जिसकी वजह से उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आप इस पैसे को अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। अब यह आता है दूसरा प्रेशर। तीसरा, जैसे ही अटैक होता है उसके बाद में कराची स्टॉक एक्सचेंज जो है धड़ाल्ले से गिर जाता है और अब उनके फॉरेन रिजर्व्स भी ऐसी सिचुएशन पे आ चुके हैं कि उनके पास में इंपोर्ट करने के लिए भी जो गुड्स वो इंपोर्ट करते हैं उनके पास में लंबे टाइम तक वो पैसे अभी नहीं बचे हैं। दूसरा आता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जब 2023 में इमरान खान के ऊपर काफी सारे चार्जेस लगाए गए और उसके बाद में जब उनको अरेस्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो आने वाले टाइम काफी सालों तक जेल में ही रहेंगे, वो मास प्रोटेस्ट की तरफ आता है। और जब आर्मी इस पूरे पॉलिटिकल मूवमेंट को ओवरटेक करने की कोशिश करती है तो वहां से भी इनको बैकफायर देखने को मिलता है। अब जिस तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस बताया, जिस तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बताई, उसकी वजह से पब्लिक के अंदर जो भरोसा था इस सरकार का, इस आर्मी का, वो कम होता हुआ नजर आता है और एक कैंपेन चलाया जाता है जिसका नाम है #रिजाइन असीम मुनीर। अब तीसरा है मिलिट्री चैलेंजेस। जिस तरीके से अफगान तालिबान पे भरोसा करना और उसके बाद में वो अफगान तालिबान उसके भरोसे पर ना खड़ा होना, और जहां पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कि ग्रुप बनाया गया 2007 में, जो कि चाहता है जैसी अफगानिस्तान में तालिबान ने सरकार बनाई है वैसी ही सरकार पाकिस्तान में देखने को मिले, उसकी वजह से तहरीक तालिबान पाकिस्तान खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान में अटैक करता हुआ पाया जाता है। स्पेशली खैबर पख्तूनवा में, क्योंकि बलूचिस्तान में तो बलोच फ्रीडम फाइटर्स ऑलरेडी अटैक कर रहे हैं और पिछले महीने ही आपने देखा कि किस तरीके से मीर जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया और बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ जहां पे पाकिस्तान की खिल्ली उड़ाई गई कि आप इस चीज को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो कि आपकी ट्रेन को हाईजैक कर जा रहे हैं ऐसे लोग जो कि बलोच सेपरेटिस्ट स्पेशली सीपैक प्रोजेक्ट्स को टारगेट करते हैं, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि 2015 में चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसकी तरह से वो एक इकोनॉमिक कॉरिडोर लेके आएंगे जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बूस्ट दिया जाएगा। बट हमेशा से इंडिया उस पर सवाल इसलिए उठाता है क्योंकि वो जो एरिया है गिलगित बल्तिस्तान से होते हुए गुजरता है, जो कि पीओके के अंदर आता है, और ऑब्वियसली बात है पीओके जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है दैट इज इलीगली और इन्वेडेड इलीगली बाय द पाकिस्तानी, दैट रीजन बिलोंग्स टू अस। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि जो सीपैक है वो इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी पे एक तरीके से अटैक है और हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। बट चाइना वहीं पे हमें अटैक करता हुआ पाया जाता है और पाकिस्तान को तो बस ऐसे मौके चाहिए। वहीं पे 2024 में इस वजह से 1200 सोल्जर्स की जान गई। अब अगला पॉइंट है जिस तरीके से पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिकली आइसोलेट कर रहा है। अब जब यूएस को जरूरत थी पाकिस्तान की तो अफगानिस्तान के अंदर उसको इस्तेमाल किया, जब चाइना को जरूरत है तो चाइना इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब यूएस ने साथ छोड़ दिया, वेस्टर्न नेशन ज्यादा पाकिस्तान को सीरियसली लेते नहीं, गल्फ नेशन जो पैसा दिया करते थे अब पाकिस्तान की जैसी करतूतें दिखती हुई नजर आ रही हैं काफी टाइम से, तो गल्फ नेशन भी इनको बेल आउट करने की कोशिश नहीं करते, ना कोई इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं और इनको आइसोलेट कर दिया जाता है। वहीं पे सीपैक की जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी वो इतनी कमजोर हो चुकी है। 2015 में आपने साइन किया, आज 2025 हो चुका है और अभी तक कोई भी इंप्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग जो हैं, जो बलोच पीपल हैं जिनके नाम पे बलूचिस्तान पड़ा है, वो ये कहते हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं दिया जा रहा, हमें एक्सक्लूड किया जा रहा है, हमारे रिसोर्सेज को आप इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन वहीं हमारे लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, जो पैसा आप यहां से निकालोगे वो सिंध और पंजाब में आप इन्वेस्ट कर दोगे। बट अब इशू आ चुका है, जो ये सीपैक कॉरिडोर सिंध से गुजरता है वहां पे भी बलोच के जो लोग हैं, बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो वहां पे अटैक करते हुए पाए जाते हैं। अब इसी वजह से वेस्टर्न लोगों में भी मिसट्रस्ट है कि एक तरफ आप बोलते हो कि हम टेररिज्म को बढ़ावा नहीं देते बट वहीं पे टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हो, तो वो वेस्टर्न नेशन वैसे सपोर्ट नहीं करते। यूएस आपको देख चुका है काफी टाइम से, अब बचा आपके पास में चाइना, और जिस तरीके से आपके ऊपर स्क्रूटनी और निगरानी रखी जाती है। बट इंपॉर्टेंट बात यह है
कि अब जिस तरीके से पहले इस्लामाबाद जो है रेजिस्ट कर रहा था कि जो पीपल लिबरेशन आर्मी है चाइना की वो नहीं आनी चाहिए, उसको रेजिस्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि अगर किसी और नेशन की आर्मी आपकी धरती पे आ जाए तो ये कहीं ना कहीं अटैक होता है और पूरी वर्ल्ड मीडिया आपकी खिल्ली उड़ाएगी कि देखिए इनकी जो मिलिट्री है, वो जिसकी मिलिट्री की दाद देते हैं कि मिलिट्री इतनी पावरफुल है, वो मिलिट्री सिर्फ एक प्रोजेक्ट को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही। इसलिए अब क्या हुआ है कि चाइनीज बूट्स, यानी कि अब पाकिस्तान ने अलाउ किया है चाइनीज ऐसे लोगों को जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं, यानी कि चाइनीज सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी सीपैक प्रोजेक्ट्स को, जहां पे चाइना के लोग मारे जा रहे हैं। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो है मर्सनरीज हैं, यानी कि इनको पैसा दिया जाता है और उस पैसे के एवज में ये कुछ काम करते हुए नजर आते हैं। अब वो काम जो भी हो, जो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उसको ये करते हैं। अब इस तरीके से ये जो चाइनीज मर्सनरीज हमें देखने को मिल रहे हैं, ये इंडिया के लिए भी खतरा है, क्योंकि जिस तरीके से ये पाकिस्तानी आर्मी के साथ ट्रेन करते हुए नजर आ रहे हैं और जहां पे आप पीओके देखते हो या फिर आसपास के आप बंकर्स देखते हो, वहां पे भी इनकी स्टेशनिंग की जा रही है कि अगर ऐसा होता है कि पाकिस्तान के ऊपर इंडिया अटैक कर देता है या फिर पीओके की तरफ जाता है, तो हमारे पास में ऐसे लोग होने चाहिए, चाहे से वो ट्रेनिंग के फॉर्म में हमारी स्किल्स को बढ़ाया गया हो या फिर ऐसे लोग जो हमारी पाकिस्तानी आर्मी यूनिट को सपोर्ट करते हुए नजर आए। अब ये हो कैसे रहा है और किस तरीके से प्लान किया गया, उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है 17,999 में एक ऑफर, जो कि आप अवेल कर सकते हो और ये लिमिटेड टाइम ऑफर है। काफी बच्चों ने रिक्वेस्ट करी कि प्लीज इसको एक्सटेंड कर दीजिए, इसलिए हमने इसको एक्सटेंड किया है। एक साल की तैयारी आप 18,000 के अंदर कर सकते हैं, जिसमें कि आपको क्वालिटी वाले टीचर्स मिलते हुए नजर आएंगे। और आप सबको पता है कि हमने इस साल 80% लर्नर्स दिए हैं जो कि हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम्स थे, उन्होंने यूपीएससी को क्रैक किया। वैसे ही आपको बाइलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश के अंदर 2 से 3 साल के कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आप स्कूल में हैं, कॉलेजेस में हैं, आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। आपको मेरा कोड यूज करना है YUVI50, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बताते हुए नजर आना। अब ये पहली बार हो रहा है कि जो चाइनीज प्राइवेट सिक्योरिटी ऑपरेटिव्स हैं या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो सिंध पाकिस्तान के अंदर आए हैं। ये कोई डिप्लोमेट्स नहीं है, ये कोई वर्कर्स नहीं है या फिर ये कोई टूरिस्ट नहीं है, ये मर्सनरीज हैं जो चाइना के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। क्योंकि हो क्या रहा था कि जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चल रहा था, जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है, उसमें उस प्रोजेक्ट्स में काफी बार अटैक देखने को मिलते हैं। अब अटैक मिलते तो वो प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं हो रहा, वो इकोनॉमिक कॉरिडोर कंप्लीट नहीं हो रहा। फिर धीरे धीरे चाइना ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है अराउंड $60 बिलियन की, वो बढ़ती जा रही है। साथ साथ में जो चाइनीज वर्कर्स वहां काम कर रहे हैं उनके ऊपर अटैक देखने को मिलता है। तो इसी वजह से ये कोई स्मॉल मूव नहीं है, ये साफ साफ ये कहा जा रहा है कि मिलिट्री की प्रेजेंस हो चुकी है या फिर जो सीपैक इनिशिएटिव है उसको मिलिटराइज कर दिया गया है। और ये अलार्म करता है इंडिया को, क्योंकि अब आपने क्या किया है, चाइना जो कि ऑब्वियसली चाहता है कि इस रीजन में वो सुपर पावर बने, वो रीजनल पावर उभर के आए, तो वो नहीं चाहेगा कि इंडिया की ग्रोथ हो, इंडिया का राइज हो, कैसे भी इंडिया को उलझा के रखा जाए। और अब इंडिया की जो एनर्जी पाकिस्तान की तरफ इन्वेस्ट हुई है, तो वहां चाइना जो है लीड लेता हुआ नजर आएगा। और मैं पहले भी आपको बताता हुआ आया हूं कि किस तरीके से यूएस चाइना ट्रेड वॉर में इंडिया बेनिफिट होता हुआ नजर आ रहा था। बट अब जिस तरीके से पहलगाम अटैक हुआ है, वहां पे ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हर्ट हमें करता हुआ नजर आता है। अब ये पंजाब है, ये सिंध है, ये बलूचिस्तान है, ये खैबर पख्तूनवा है, तो खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान में मोस्टली आपको बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं जो यहां पे अटैक करते हुए नजर आएंगे। खैबर पख्तूनवा में अफगानिस्तान जो है ऐसे एलिगेशन लगाता है, पाकिस्तान की जो टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग हैं, उनको अगर मान लो खदेड़ा जाता है तो वो अफगानिस्तान में उनको शेल्टर दिया जाता है, आर्म्स दिए जाते हैं, अम्यूनिशन दिए जाते हैं। अब अफगानिस्तान के अंदर आर्म्स एम्यूनिशन कैसे आए अगर उनके पास पैसे नहीं है तो? क्योंकि 2021 के अंदर यूएस की जो फोर्सेस थी वो यहां से विड्रॉ कर चुकी थी, लेकिन वो इतनी जल्दी विड्रॉ करी कि वो अपने सामान नहीं ले पाए। तो कुछ जो सामान बचा है वो अफगानिस्तान के अफगान तालिबान के हाथ में है और उसको या तो बेचा जाता है जिससे वो पैसे कमा सके, या फिर किस तरीके से पाकिस्तान को आप हर्ट कर सकते हो, वो चीज की जाती है। और ये गिलगित बल्तिस्तान रीजन है जहां से सीपैक कॉरिडोर पास होता है और यहीं पे हम अपना इशू रेस करते हुए नजर आते हैं। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि 2024 और काफी टाइम से आपको देखने को मिलेगा कि जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं वो इन पे अटैक कर रहे हैं, जो चाइनीज वर्कर्स हैं। यहां तक कि अक्टूबर 6 में हमको सुसाइड बॉम्बिंग देखने को मिली थी, जिसकी वजह से 2 चाइनीज इंजीनियर की मौत हो गई। फिर आपको जायफर एक्सप्रेस की हाईजेक देखने को मिलता है, चाइनीज वर्कर को लोकल गार्ड ने जो है मार गिराया। अभी तक जो है 30,000 चाइनीज नेशनल्स हैं जो सीपैक प्रोजेक्ट पे वहां काम कर रहे हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो ना तो सीपैक प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, ना जो चाइनीज वर्कर्स हैं उनकी जान बचेगी, इसलिए इनको लाया जाता है। और ये जो सीपैक था ये गेम चेंजर था
इस सिचुएशन के लिए जो पाकिस्तान को आगे बहुत इंप्रूव करा सकता था उनकी इकोनॉमी। बट अब जिस तरीके से सिचुएशन बनी हुई है वो एक तरीके से फ्लैश पॉइंट बन चुका है। 2015 में लॉन्च किया गया था, $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट था, जैसे मैं आपको बता चुका हूं। स्पेशली बलूचिस्तान के अंदर जिस तरीके से इलीगली उनकी जमीनें ली जा रही हैं, फिर उसके बाद में उनको एक्सक्लूड किया जा रहा है और उनको हिस्सेदारी भी नहीं बनाई जा रही कि जो पैसा आएगा, और ऐसा पहले भी करते हुए हैं क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर आपको मिनरल्स देखने को मिलेंगे, आपको गैसेस देखने को मिलेंगी। बलूचिस्तान इज रिच इन ऑल दीज रिसोर्सेज, बट वहां से एक्सप्लॉइट करके आप क्या कर रहे हो, आप सिंध और पंजाब में करते हुए नजर आ रहे हो। ये चीज हमें देखने को मिलती है। ये काशगढ़ से लेकर ग्वादर पोर्ट तक जोड़ता है, ग्वादर पोर्ट जो कि अरेबियन सी के लिए ओपन होता है। यहां तक आपको सी पैक कॉरिडोर समझ में आ गया होगा। अब 3 फर्म्स इसमें डिप्लॉय की गई हैं। एक है डेविस सिक्योरिटी, फ्रंटियर सर्विसेज ग्रुप और हुएक्सिन जोंगजन। 60 ऑपरेटिव्स अभी फर्स्ट बैच में भेजे गए हैं। अब इनका काम क्या रहेगा? इनका काम ये रहेगा जो वहां की लोकल पुलिस है या फिर जो पाकिस्तानी फोर्सेस है उनको सुपरवाइज करना। मतलब आपके देश में आके बाहर के मर्सनरीज, बाहर के सिक्योरिटी ऑपरेटिव्स आपकी पुलिस और आपकी फोर्सेस को सुपरवाइज करती हुई नजर आती हैं। चाइनीज वर्कर्स को ध्यान से रखना, उनको आना ले जाना, एस्कॉर्ट करना, जो भी की इंस्टॉलेशन है जो सीपैक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पे इनको गार्ड करना, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं और इंडिपेंडेंट सर्विलेंस दिखाते हुए नजर आना। अब एक चीज और आपको बता दूं, चाइनीज वर्कर्स जो हैं वो पाकिस्तानी चैनल्स को बाईपास कर सकते हैं अगर उन्हें कम्युनिकेशन सेटअप करना है लोकल पुलिस के साथ में। वैसे चाइनीज गवर्नमेंट ने वहां पे एक हॉटलाइन यानी कि ऐसी कम्युनिकेशन लाइन को सेटअप किया है जिसमें बाईपास किया जा सकता है पाकिस्तान को। तो इससे बड़ी खिल्ली कोई नहीं होगी कि आपकी धरती पे कोई प्रोजेक्ट हो रहा है, आप उसको बचा नहीं पा रहे हो, ना आप डेवलप कर पा रहे हो, हर तरफ से आप घिर चुके हो, ज्योग्राफिकली आप आइसोलेटेड हो। इसलिए पहलगाम अटैक कराया गया जिससे कि अपने आप को एक इंपॉर्टेंट रीजनल प्लेयर दिखाने की कोशिश की गई है। क्योंकि जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की सरकार थी, राइट, और जब उसके बाद में कम्युनिस्ट रिजीम थी, जब सोवियत अफगान वॉर हुई, तब एक तरीके से पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट रीजनल प्लेयर था। अब जब इंडिया को खदेड़ना होता है तो चाइना की मदद लेता है जिससे कि वो अपने आप को रीजनल प्लेयर बना सके, और इसी वजह से वो चाहता है कि पाकिस्तान कभी ज्योग्राफिकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली आइसोलेट ना हो, और इसीलिए वो बीच बीच में ऐसे स्टेप्स लेता रहता है जिससे पाकिस्तान चलता रहे। और अब इंडिया के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, ये कोई इकोनॉमिक प्रोजेक्ट नहीं है, ये साफ साफ मिलिट्री कोऑर्डिनेशन दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल, एक तो चाइनीज सिक्योरिटी, चाइनीज मर्सनरीज की प्रेजेंस होना, दूसरा उसके बाद में वॉरियर ड्रिल्स होना जिसमें 300 चाइनीज ट्रूप्स जो हैं वो ट्रेन कर रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी को। और मैं एलओसी की बात करूं तो एलओसी पे आप देखेंगे कि कैसे चाइनीज गवर्नमेंट जो है या फिर जो ये चाइनीज मर्सनरीज हैं, ऑब्वियस सी बात है चाइनीज गवर्नमेंट का इसके अंदर हाथ है, वो पाकिस्तानी ड्रोन्स, बंकर्स और इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, एडवांस रेडार्स प्रोवाइड करता है जिससे कि एलओसी पे ये सारी चीजें पॉसिबल कराई जा सके। तो मकसद ये है कि चाइना सिर्फ घेरना चाहता है इंडिया को। जैसे आपके श्रीलंका में आपको पोर्ट देखने को मिलेंगे, म्यांमार में देखने को मिलेंगे, फिर उसके बाद में जिस तरीके से बांग्लादेश में अब जो सिचुएशन हो रही है उसमें पाकिस्तान बांग्लादेश को तो सिर्फ प्रॉक्सी की तरह चाइना इस्तेमाल करता हुआ नजर आएगा जिससे कि वो पूरी की तरीके से किसको, इंडिया को घेर सके। ये सारी चीजें देखती हैं। अब इससे ही मुनीर के मोटिव या उसकी डेस्परेशन या स्ट्रैटेजी निकल के आती है। अब आप बोलेंगे क्यों इसको अटैक किया? मैंने आपको पहले भी बताया कि किस तरीके से पहले तो इकोनॉमिकली सवाल खड़े हो रहे हैं, पॉलिटिकली सवाल खड़े हो रहे हैं, ज्योग्राफिकली सवाल खड़े हो रहे हैं, आर्मी पे सवाल खड़े हो रहे हैं, तो लोग जो हैं डिवाइडेड हो चुके हैं, लोग मास प्रोटेस्ट पे आ चुके हैं। अब क्या किया जाए? उनको यूनाइट करने के लिए इंडिया का एक बोलते हैं कि प्यादा फेंक दो ऐसे करके, या फिर जो भी, तो क्यों करेगा? डिवाइडेड नेशन को यूनाइट करने के लिए ऐसा किया गया है जहां पे एंटी इंडिया बयानबाजी या रियोटॉरिक हो। दूसरा, जो इंडिया का कश्मीर नैरेटिव था, हम हमेशा से चाहते थे कि कश्मीर में अमन हो, कश्मीर में शांति हो, कश्मीर में लोग आएं, अच्छे से रहें, कश्मीर का टूरिज्म अच्छा बढ़े, कश्मीर में डेवलपमेंट हो, कश्मीर में इंडस्ट्रीज हो। और जब आर्टिकल 370 के बाद में हमें स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, इंसिडेंट्स थोड़े कम होते हुए दिखते हैं, उसके बाद में आपको इंसिडेंट्स अभी बढ़ गए हैं। साथ साथ में जिस तरीके से 2024 में आप देखेंगे 2 मिलियन से भी ज्यादा टूरिस्ट ने विजिट किया था, तो साफ साफ नजर आ रहा है कि जम्मू कश्मीर नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, जम्मू कश्मीर के लोग पैसा कमा पा रहे हैं। आपको बता दूं कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है। अब इसी वजह से ये चाहते हैं कि कंट्रोल्ड एस्केलेशन हो, मतलब कि ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा जो पूरा इंडियन आर्मी है या इंडिया जो है वो हम पे इतना अटैक कर दे कि हम झेल ही नहीं पाए, बट ऐसा एस्केलेशन जहां पे हम एक तरीके से इंपॉर्टेंट प्लेयर उभर के आ जाएं। तो ये सारी चीजें निकलती हैं। और उसी बीच में यूएस ने, यूनाइटेड नेशन ने भी कहा, यूएस ने भी कहा, सारे लोगों ने कंडेम भी किया अटैक को, बट ये कहते हैं कि आप मैक्सिमम रिस्ट्रेंट अपनाइए, कोई भी ऐसा एक्शन मत लीजिएगा जो एग्रेसिव हो, जो प्रोवोकेटिव हो, जो आपकी रीजनल स्टेबिलिटी को खतरा प्रोवाइड करते हुए नजर आते हैं। वहीं पे जो यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों से बात करी और कहा कि जो भी आपके इश्यूज हैं
इस मिलिटेंट अटैक के बाद में उसको आप एस्केलेट ना करें, उसको धीरे धीरे कम करते हुए नजर आए, और उन्होंने बोला कि आप पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने की कोशिश करें। वहीं पे इंडिया पाकिस्तान को अक्यूज करता हुआ नजर आता है कि आपने इन मिलिटेंट्स को, आपने इन टेररिस्ट को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से पहलगाम में अटैक देखने को मिला है, और इंडिया ने भी टिट फॉर टैट करते हुए अपने एयर स्पेस को क्लोज कर दिया फॉर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट। अब एस जयशंकर साहब जो है वो अपनी ट्वीट में ये कहते हैं, जो भी दोषी हैं, परपेट्रेटर्स हैं, जो बैकर्स हैं, जो इनको प्लान कर रहे हैं, और जो प्लानर्स हैं, इन सबको सजा मिलनी चाहिए, दे नीड टू बी ब्रॉट टू जस्टिस। और यही प्लान होगा कि जो भी ग्रुप्स, जो भी टेररिस्ट इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको तो प्लीज प्लीज उड़ाया जाएगा, टर्मिनेट किया जाएगा, दैट इज फाइन। वहीं पे यूएस डिप्लोमेट ने अपनी सौरो दुख भी व्यक्त किया, साथ साथ में टेरर अटैक को भी कंडेम किया। वहीं पे शरीफ जो है साफ साफ रिजेक्ट करते हैं कि किस तरीके से इंडिया हम पे एलिगेशन लगा रहा है कि वी वर इंक्लूड इन इट, हमारा लिंक था, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया को आप बोलिए कि ये जो आप रिटोरिक बयानबाजी कर रहे हो उसको खत्म करते हुए नजर आओ। तो ये पूरा आर्टिकल था जिसमें मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ तो बैक चैनल डोर या फिर बैकटॉश इनिशिएट करने की कोशिश है, वहीं पे चाइनीज ट्रूप्स की प्रेजेंस होना ये साफ साफ दर्शाती है कि वो एलओसी पे कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। बट जिस तरीके से पाकिस्तान अपने आप को एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनाना चाहता था और देश को यूनाइट करना चाहता था, तो लगभग वो ऐसा कर चुका है। बट वहीं पे मैंने कल एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने कहा कि पाकिस्तान के लोग ही खुश नहीं है उनकी सरकार से, जिस तरीके से वहां पे रोटी, कपड़ा, इलेक्ट्रिसिटी, गैस के इश्यूज हैं। सो थैंक यू वेरी मच for giving me your precious time. Stay safe, stay happy, Shabak Khair, and always remember one thing: be a spokesperson for India.